कैफेटेरिया में मेरी बचपन की दोस्त ने पहले ही मेरे लिए एक सीट बचाकर रखी थी। जैसे ही उसने देखा कि मुझे खाना मिल गया है, उसने मुझे आंख मारकर इशारा किया कि मैं उसके पास आ जाऊं। अगर ये पहले की बात होती तो मैं जरूर मना कर देता और फिर व्हाइट मूनलाइट कैंपस गॉडेस के साथ खाने का इंतजार करता, लेकिन अब मैं चुपचाप अपनी ट्रे उठाकर वहां चला गया। सू छिंग्युए ने हल्के से होंठ मोड़े और मेरी तरफ हाथ हिलाकर पूछा, यहाँ कोई बैठा है क्या? उसकी आवाज में जाने कैसी हल्की सी उम्मीद छिपी हुई थी। पास बैठे लड़के तुरंत हैरान रह गए। धत, क्या उन्होंने सही सुना? सू छिंग्युए, ये ठंडी गॉडेस जो लोगों को 1000 मील दूर रखती है, वह लड़की जो बर्फ के टुकड़े जैसी जीवन से ऊबी हुई लगती थी, अब एक लड़के को देखकर इतनी खुशी से मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज भी इतनी नरम थी। क्या आज महान सू ब्यूटी ने गलत दवा खा ली है? सहपाठियों की शक और हैरानी भरी निगाहों के बीच मैं धीरे धीरे सू छिंग्युए के सामने बैठ गया। मुझे नहीं पता ये मेरा भ्रम था या नहीं, लेकिन मुझे लगा सामने बैठी लड़की आज बहुत अच्छे मूड में थी। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सिर झुकाकर चुपचाप अपने कीमे वाले नूडल्स खाने लगा, कोशिश करते हुए कि आसपास के क्लासमेट्स के हैरान चेहरे अनदेखे कर दूं। तभी अचानक सू छिंग्युए बोली, तुमने डबल लेयर मिल्क केक क्यों नहीं लिया? मैंने टेबल की तरफ देखा। बाकी क्लासमेट्स की टेबल पर डबल लेयर मिल्क केक रखा था। सचमुच सबके पास था, बस मेरे पास नहीं। मैंने नूडल्स चबाते हुए शांत स्वर में कहा। खत्म हो गया था। ठीक मेरी बारी पर आखिरी पीस चला गया। फिर मैं दोबारा सिर झुकाकर नूडल्स खाने लगा। वैसे भी मेरी किस्मत कभी ज्यादा अच्छी नहीं रही। अचानक जेड जैसी एक सुंदर हथेली ने एक डबल लेयर मिल्क केक मेरी तरफ सरका दिया। मैं ठिठक गया और ऊपर देखा। कैफेटेरिया थोड़ा शोरगुल से भरा था। सू छिंग्युए मुझे देखते हुए धीरे से बोली, तो फिर मेरा ले लो। वैसे भी मुझे इसे खाने का मन नहीं था। मैं उस मिल्क केक को देखता रह गया जो मेरी तरफ बढ़ाया गया था। दिल में अचानक एक अजीब सा एहसास उठा। मैंने धीरे से कहा, थैंक यू। अगले ही पल एक ठंडी सी मौजूदगी अचानक मेरी नजरों में आ गई। मुझे कुछ महसूस हुआ और मैंने सिर उठाकर देखा। यांग यूटिंग थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिकी हुई थीं। उसका चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था, जैसे आसपास की हवा अचानक जम गई हो। उसके पीछे 3-4 और लड़कियां खड़ी थीं। उनमें से एक ने मुझे तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम हमारी सिस्टर टिंग के साथ आकर खाना क्यों नहीं खाते? उसकी अचानक की गई व्यंग्य भरी बात पूरे माहौल में गूंज उठी। मेरा हाथ अचानक रुक गया। मैं उसे पहचानता था। सोंग शिन्युए, एक अमीर घर की बिगड़ी हुई दूसरी पीढ़ी की लड़की जो बचपन से ही जरूरत से ज्यादा लाड प्यार में पली थी। वह जिनलिंग यूनिवर्सिटी में सिर्फ इसलिए दाखिल हो पाई थी क्योंकि उसके परिवार ने वहां कुछ बिल्डिंग्स डोनेट की थीं। हाई स्कूल के पहले साल में सोंग शिन्युए कभी मेरे पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन मैंने उसे विनम्रता से मना कर दिया था। सोंग शिन्युए तुरंत भड़क गई। वह यांग यूटिंग के सामने पागलों की तरह मुझे नीचा दिखाने लगी। कहती थी कि मैं एक देहाती हूं जिसे लग्जरी ब्रांड्स तक की समझ नहीं और मेरे जैसे गरीब बैकग्राउंड वाला इंसान यांग यूटिंग के लायक ही नहीं है। उसी समय यांग यूटिंग के पीछे खड़ी दूसरी लड़की ने भी मुझे नोटिस किया। उसने आलसी लहजे में कहा, जल्दी यहाँ आओ, अगर तुम नहीं आए तो हमारे लिए चॉपस्टिक्स कौन लाएगा? शुरू से आखिर तक यांग यूटिंग ने एक शब्द तक नहीं कहा। उसे स्वाभाविक रूप से यही लगा कि मैं जरूर उनके पास चला जाऊंगा। उसने कभी मेरी तरफ से उनका विरोध भी नहीं किया, बस अपने आसपास के लोगों को मुझे नीचा दिखाने देती रही। मेरे बगल में बैठी सू छिंग्युए पूरी तरह तन गई। उसकी खूबसूरत आंखें ठंडेपन से यांग यूटिंग को घूर रही थीं। मैंने सू छिंग्युए की तरफ हाथ हिलाया और गहरी सांस लेकर यांग यूटिंग की तरफ देखा। मेरी आवाज शांत लेकिन गंभीर थी। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मेरी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन वहां मौजूद सभी क्लासमेट्स उसे साफ साफ सुन सकते थे। सबके चेहरे पर हैरानी छा गई। जिनलिंग यूनिवर्सिटी में लगभग हर कोई जानता था कि वहां गुओ शिंगचेंग नाम का एक सिंप है जो हर दिन यांग यूटिंग के पीछे घूमता रहता है। हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक वह पूरी तरह उसके पीछे पागल था। फिर वह अचानक इतना बदल कैसे गया? सोंग शिन्युए की आंखें फैल गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास साफ दिख रहा था। उसकी आवाज तुरंत और ऊंची हो गई। तुमने क्या कहा? मैंने नजरें झुकाई और दोबारा कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, यांग यूटिंग की आंखों में तुरंत बर्फ जैसा ठंडापन छा गया। उसका चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज ठंडी हो गई, जैसे किसी आदेश का विरोध करने की इजाजत ही न हो। वह शब्द शब्द बोलकर बोली, गुओ शिंगचेंग, यहाँ आओ। लेकिन मैं अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरे उठने का कोई इरादा नहीं था। यांग यूटिंग के साथ खड़ी लड़कियां पूरी तरह स्तब्ध रह गईं। वे एक दूसरे को उलझन भरी नजरों से देखने लगीं। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी। गुओ शिंगचेंग ने सच में मना कर दिया? क्या उसने आज गलत दवा खा ली है, या फिर ये कोई प्लेइंग हार्ड टू गेट वाला ड्रामा है? यांग यूटिंग की ठंडी आंखें लगातार मुझे घूरती रहीं। कुछ पल बाद वह बिना किसी भाव के मुड़कर चली गई।
उसने मुझे एक बार और देखने की भी जहमत नहीं उठाई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और तब तक मैं वहीं बैठा रहा जब तक वे पूरी तरह वहां से चली नहीं गई। मैंने आखिरकार राहत की सांस छोड़ी, लेकिन यांग यूटिंग और उसके ग्रुप ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया था। यहाँ तक कि लंच भी बेस्वाद लगने लगा। मैं चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा और अपनी चॉपस्टिक्स से कटोरे को लगातार कुरेदता रहा। शायद माहौल थोड़ा भारी लग रहा था, इसलिए पास बैठी लड़की ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। सिस्टर छिंग्युए, क्या आप इस हैंडसम लड़के को जानती हैं? सू छिंग्युए चमकती मुस्कान के साथ हंसी, फिर गंभीर होकर बोली, मैं औपचारिक रूप से इसका परिचय करवाती हूँ। यह गू शिंगचेंग है। ये मेरा। उसने जानबूझकर अपनी आवाज खींची, जिससे मेरी पलक हल्की सी फड़क गई। न जाने क्यों मेरा दिल अचानक कस गया। वहां मौजूद सब लोग अचानक चुप हो गए और कान लगाकर सुनने लगे। उनकी आंखों में उत्सुकता और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। सू छिंग्युए कुछ पल रुकी, फिर बोली, मेरा चाइल्डहुड स्वीट हार्ट, ये मुझसे 2 महीने बड़ा है। बचपन से साथ बड़ा हुआ मेरा बैम्बू हॉर्स ब्रदर। लड़कियों के चेहरों पर तुरंत ईर्ष्या भरे भाव आ गए। अंदर ही अंदर वे जल रही थीं। धत, इनके पास इतना हैंडसम चाइल्डहुड फ्रेंड क्यों है? सू छिंग्युए ने आसपास की छेड़ने वाली नजरों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसके पतले होंठ बस हल्के से ऊपर उठ गए। उसकी रूममेट चेन शीशी अचानक बोली, गू शिंगचेंग, तुम सिस्टर छिंग्युए के चाइल्डहुड फ्रेंड हो, तो अगर थोड़ा गोलमोल करके देखें तो तुम हमारे भी चाइल्डहुड फ्रेंड ब्रदर हुए। उसका उत्साह इतना ज्यादा था कि लोग संभल ही नहीं पाए। मेरा चेहरा सवालों से भर गया। क्या ऐसी भी राउंडिंग अप होती है? लड़कियां आपस में बातें करने लगीं। गू शिंगचेंग नाम सच में बहुत अच्छा लगता है। सही कहा, बिल्कुल किसी नॉवेल के मेन कैरेक्टर जैसा नाम है। खाना खत्म करने के बाद मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया और अंदर ही अंदर एक लंबी सांस ली। सू छिंग्युए के साथ खाना खाने का माहौल सच में बहुत अच्छा था। उसकी करीबी दोस्तें भी बहुत सच्ची और उत्साही थीं। यांग यूटिंग की उन अमीर दोस्तों की तरह नहीं, जो हमेशा मुझ में कमी निकालती रहती थीं, हर बात पर उंगली उठाती थीं और मुझे उन तानों को समझकर भी अनजान बनना पड़ता था। अब तुलना करने पर मुझे एहसास हुआ कि वह समय कितना थका देने वाला था। दूसरी तरफ यांग यूटिंग का मूड बेहद खराब लग रहा था। खाना खाने के बाद उसकी टेबल पर कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबको डर था कि कहीं वह नाराज न हो जाए। सोंग शिन्युए ने खराब लहजे में कहा, वाह कमाल है, ये गू शिंगचेंग सच में बड़ा फिलैंडरर निकला। अब जाकर सू छिंग्युए से चिपक रहा है। जैसे ही उसके शब्द खत्म हुए, यांग यूटिंग के कदम अचानक रुक गए। उसकी भौहें कसकर सिकुड़ गईं और उसका चेहरा बेहद खराब हो गया। उसी समय आसमान में अचानक गरज सुनाई दी। अगले ही पल बिजली आसमान को चीरती हुई चमकी। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। स्टूडेंट्स ने जल्दी जल्दी अपने छाते खोल लिए और इस बेकार बदलते मौसम को लेकर शिकायतें करने लगे। सोंग शिन्युए यांग यूटिंग के पास छाता पकड़े चल रही थी। फिर उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, मुझे पता था, गू शिंगचेंग बस प्लेइंग हार्ड टू गेट खेल रहा है ना? सच में हंसी आती है। दूसरी लड़की भी ठंडी हंसी के साथ बोली, क्या वह ज्यादा देर टिक पाएगा? शर्त लगाती हूँ, 1 हफ्ते से कम में वापस रेंगता हुआ आ जाएगा। सोंग शिन्युए ने सिर हिलाया। 1 हफ्ता? मैं उसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन देती हूँ। उसी पल यांग यूटिंग अचानक रुक गई। एक क्षण के लिए उसके चेहरे का भाव जम सा गया। सबने उसकी नजरों का पीछा किया और दूर एक लड़का और लड़की को एक काले छाते के नीचे साथ चलते देखा। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नया नया प्यार में पड़ा कपल हो। तेज बारिश ने उनके चारों तरफ धुंधली सी परत बना दी थी, जिससे वह दृश्य और भी ज्यादा करीब और एम्बिग्युअस लग रहा था। सबने ध्यान से देखा और उनकी आंखें तुरंत फैल गईं। क्या यह गू शिंगचेंग और सू छिंग्यू नहीं है? कुछ पल बाद सोंग शिन्युए ने आंखें सिकोड़ ली। अच्छा, बहुत अच्छा, अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी करो, काफी चालाक तरीका है। वह यांग यूटिंग की तरफ मुड़ी और बोली, सिस्टर टिंग, इनके झांसे में मत आइए। पूरी यूनिवर्सिटी जानती है कि गू शिंगचेंग यांग यूटिंग को पसंद करता है। इतने सालों से उसके पीछे भाग रहा था और जब कोई रिजल्ट नहीं मिला तो अब शायद ये सस्ते ट्रिक्स इस्तेमाल कर रहा है। वे सब अमीर परिवारों से थीं। ऐसे छोटे मोटे ड्रामे उन्होंने बहुत देखे थे। यांग यूटिंग वहीं खड़ी रही, बिल्कुल बिना हिले। उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसका चेहरा आसमान में छाए काले बादलों से भी ज्यादा उदास दिख रहा था। कुछ पल बाद वह बिना किसी भाव के मुड़ी और चली गई। सोंग शिन्युए और बाकी लड़कियां भी जल्दी जल्दी उसके पीछे चल दी। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। सू छिंग्यू का डॉर्मेट्री कैफेटेरिया से काफी दूर था और वह मेरे रास्ते में भी नहीं पड़ता था। मैंने देखा कि सू छिंग्युए के पास छाता नहीं था, इसलिए मैंने मौका देखकर उसे वापस छोड़ने का फैसला किया। सू छिंग्युए मेरे बेहद करीब सिमट कर चल रही थी। लगभग पूरा शरीर मुझसे लगा हुआ था। यह देखकर मैंने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। मेरी भारी आवाज धीरे से निकली, मेरा हाथ पकड़ लो। सू छिंग्युए एक पल के लिए जम सी गई, फिर धीरे धीरे सिर उठाकर मुझे देखने लगी। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी।
क्या? मैंने उसे गंभीरता से देखते हुए दोबारा कहा। मेरा हाथ पकड़ लो, बारिश बहुत तेज है, ऐसे साथ चलना आसान रहेगा। लड़कियां आमतौर पर ऐसे ही हाथों में हाथ डालकर चलती हैं, है ना? सू छिंग्युए चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिमाग चीख रहा था। बाका, बेवकूफ, इसे खुद पता है कि यह लड़कियों के बीच वाली बात है। आखिर कब से लड़के और लड़कियां ऐसे हाथों में हाथ डालकर चलते हैं? पता नहीं मुझे उस वक्त क्या सूझा। मैं अचानक हल्के से हंस पड़ा। जब तुम छोटी थी तब हमेशा मेरी बाहों और गर्दन से चिपकी रहती थी। तुम्हें अलग ही नहीं किया जा सकता था। इतना ही नहीं, तुम कहती थी कि मेरा गला घोंट दोगी और मेरी खाल तक उधेड़ दोगी। सब भूल गई? यह सुनकर सू छिंग्युए ने सिर उठाकर मुझे घूरा। वह सब तब की बातें थीं जब हम बच्चे थे। शायद वह सच में भीगने से डर रही थी। इतना कहने के बाद उसने धीरे से हूंफ किया। फिर जैसे किसी जादू के असर में हो, उसने हाथ बढ़ाकर मेरी बांह पकड़ ली और मेरे करीब आकर सट गई। हमारे बीच की दूरी तुरंत मिट गई, यहाँ तक कि उसकी सांसों की गर्माहट भी धीरे धीरे मुझे छूने लगी। बहुत करीब, जरूरत से ज्यादा करीब। मैंने पलक झपकाई और अचानक महसूस किया कि मेरे हाथ में पकड़ा छाता आगे की तरफ झुक रहा था और वह पूरा उसकी तरफ झुक चुका था। सू छिंग्युए अचानक बोली, तुम छाता टेढ़ा पकड़ रहे हो, तुम खुद भीग जाओगे। मैं जैसे अचानक होश में आया और सहजता से बोला, ओह, जब तक तुम ठीक हो। फिर मैं थोड़ी देर रुका और अनजाने में जोड़ दिया, मुझे बारिश में भीगना पसंद है। जैसे ही ये शब्द निकले, अचानक मुझे लगा यह दृश्य कहीं देखा हुआ है। अगले ही पल मेरे सिर में तेज दर्द उठ गया। मेरा दिमाग पूरी तरह उलझ गया। कानों में तीखी आवाज गूंजने लगी। मेरे पूरे शरीर की ताकत जैसे एक पल में खत्म हो गई और मैं सीधे सू छिंग्युए की तरफ झुक गया। मेरे पिछले जन्म की यादें जैसे एक बार फिर मेरे दिमाग में उमड़ने लगीं। मेरे पिछले जन्म की वह उदास रात, जब मेरा 23वां जन्मदिन खत्म होने वाला था, तब आखिरकार मुझे यांग यूटिंग का जन्मदिन विश मिलने का इंतजार पूरा हुआ। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, उम्मीदों से भरा हुआ। मैंने चैट खोली और अगले ही पल ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ के तहखाने में गिर गया हूं। चिन फैमिली का यंग मास्टर वापस देश आ गया है। मुझे उसे लेने जाना है। जैसे ही वह ठंडा मैसेज सामने आया, हर शब्द मेरी आंखों में चुभ गया। मेरा चेहरा सख्त पड़ गया, नजरें खाली हो गई। दिल ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशाल हाथ ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। वह छिन फैमिली का यंग मास्टर था, यांग यूटिंग का बचपन का दोस्त, हैंडसम, अमीर और उसके परिवार के लिए एकदम परफेक्ट मैच। मैसेज देखकर भले ही मुझे पता था कि यांग यूटिंग सच में उसे पसंद नहीं करती और यह सिर्फ छिन फैमिली के साथ सहयोग के लिए था, फिर भी मैं बेहद दुखी हो गया। कड़वाहट धीरे धीरे मेरे दिल में फैलने लगी। उसी समय आसमान में जोरदार गरज गूंजी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और बारिश की बूंदें बेरहमी से मेरे चेहरे पर गिरने लगीं। अगले ही पल एक लाल कार की तेज हेडलाइट्स मेरी आंखों पर पड़ी। वह तेज रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ रही थी, लगभग मेरे चेहरे से टकराने ही वाली थी। मेरा शरीर वहीं जम गया, चेहरा पीला पड़ गया, गला सूख गया और नजरें धुंधली हो गई। उसी पल किसी ने पीछे से मुझे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से आगे की तरफ खींच लिया। वह लाल कार हमारे बेहद करीब से गुजर गई। मैं चक्कर खाकर लड़खड़ा गया। फिर जैसे ही मैंने सामने देखा, एक जाना पहचाना चेहरा मेरी आंखों के सामने था। मैं वहीं जड़ हो गया। मेरी आवाज भर्रा गई। वह सू छिंग्युए थी। उस पल हवा जैसे थम गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही बचे हों। सू छिंग्युए का चेहरा तनाव से भरा हुआ था। वह मेरी कमर पकड़े खड़ी रही, फिर गहरी सांस ली। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन रुक गई। लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से मुझे छोड़ा। उसकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी। बहुत समय हो गया। मेरी आंखें लाल हो गईं। हाँ, बहुत समय हो गया। जब से मैं और यांग यूटिंग साथ आए थे, तब से मैंने सू छिंग्युए से बहुत लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं किया था। ग्रेजुएशन के बाद हम कभी दोबारा नहीं मिले। सू छिंग्युए ने जमीन पर पड़ा ब्लैक अम्ब्रेला उठा लिया और मेरे ऊपर रख दिया। अभी अभी कॉन्सर्ट खत्म किया है, यहां से गुजरते हुए आ गई। सू छिंग्युए थोड़ी देर के लिए रुक गई। उसकी आवाज ड्राई थी, बहुत कंट्रोल में, और उसने मेरे कान के पास धीरे से कंग्रेचुलेशंस कहा। उस पल मैं जो आंसू रोक रहा था, वह आखिर रुक नहीं सके और गिर गए। मैं पूरे दिन से इंतजार में था। यांग यूथिंग की विश का वेट कर रहा था, लेकिन मुझे किसी भी तरफ से कुछ नहीं मिला। और फिर सू छिंग्युए, जिसे मैंने कई सालों से नहीं देखा था, उसने खुद मुझे कहा, हैप्पी बर्थडे गुओ शिंग चेन। ये याद पहले सपनों से भी ज्यादा क्लियर थी, ज्यादा डिटेल के साथ। मेरा डिज्नीज धीरे धीरे कम हो गया। दिल में एक अजीब सा फीलिंग था,
पिछली जिंदगी की इमोशंस वापस आ गई। नाक भी अपने आप भीग गई। सू चिंग यूए को देखते हुए लगा जैसे वह अभी अभी फ्रेशमैन हो, और जो बाद में हुआ कंट्री की डिवा बनने वाली थी, दोनों एक पल में ओवरलैप हो गई हो। पिछली जिंदगी के दर्द और इमोशंस वापस आकर मुझे पूरी तरह घेर गए। सांस लेना मुश्किल हो गया। सू चिंग यू ने अपना पतला सा जैट जैसा हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे से पानी की बूंदें जेंटली वाइप की। क्या हुआ? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, अकेला मत झेलो, समझे? मैंने सिर हिला दिया। धीरे से कहा, कुछ नहीं। सू चिंग यूए के थिन लिप्स हिले। थोड़ी देर रुककर वह चुप हो गई। उसने अपनी लंबी आईलैशेस नीचे कर ली, अपनी आंखों के अंदर की हल्की सी उदासी छुपा ली। तुम इतने सैड हो फिर भी उस यंग पर्सन को प्रोटेक्ट करना नहीं भूलते? तुम उसे कितना पसंद करते हो? मैंने सिर हिला दिया। अब मैं उसे पसंद नहीं करता। मेरी आवाज बहुत लो थी। अगर ध्यान से न सुना जाए तो सुनाई भी ना दे। लेकिन सू चिंग यू की फिंगर स्टिफ हो गई। उसके स्टेप्स अचानक रुक गए। तुमने क्या कहा? मैंने उसकी तरफ देखकर सीरियसली कहा। मैं अब यांग यूटिंग को पसंद नहीं करता। एक एक लफ्ज जैसे बारिश की बूंदें जमीन पर गिर रही हों, सू चिंग यू के कानों में गिर गया। वक्त जैसे रुक गया। सू चिंग यू का दिल अचानक तेज धड़कने लगा। उसके लिप्स के कोने हल्की सी स्माइल में ऊपर उठ गए। फाइनली तुमने सच देख लिया। साथ ही उसने अपने दिल में चुपके से खुशी महसूस की। खुद को भी कंग्रेचुलेट किया। फाइनली इस पल का इंतजार खत्म हुआ। सू चिंग यू को उसके हॉस्टल तक छोड़ने के बाद मैं अपने हॉस्टल वापस आ गया और सीधा बाथरूम में शॉवर के लिए चला गया। जब इमोशन स्टेबल हो गए, मैंने ड्रॉर से डायरी निकाली। पहले पेज पर स्कूल एनिवर्सरी स्टेज की पोलाराइड फोटो चिपकी थी। यांग यूटिंग स्टेज पर पियानो बजा रही थी। उसके पास एक अलग ही ऑरा था, कोल्ड और नोबल। उसकी वह इमेज मैं कभी भूल नहीं सकता था। उसके बाद मैं उसे नोटिस करने लगा, उसकी केयर करने लगा, लेकिन हमेशा दूर से, पास जाने की हिम्मत नहीं थी। यांग यूटिंग एक रिच यंग लेडी थी, सबके बीच घिरी हुई, एक अनरीचेबल एग्जिस्टेंस, और मैं सिर्फ एक छोटा सा धूल का जर्रा था, अंधेरा और सन से दूर। एक दिन हैवी रेन में एक लग्जरी कार मेरे पास रुक गई। विंडो धीरे से नीचे हुई। यांग यूटिंग की आंखें कांच जैसी साफ और सुंदर थीं। वह मुझे देख रही थी और उसकी ठंडी आवाज गूंज उठी। मैंने सुना था कि कभी किसी लड़के को यांग यूटिंग की कार में बैठने की इजाजत नहीं मिली और न ही किसी लड़के को उसका कांटेक्ट मिला, लेकिन मैं अकेला था जिसे ये मिला। शायद इसी अलग व्यवहार की वजह से मैं भ्रम में पड़ गया और एक खूबसूरत सपना देखने लगा। स्कूल की सालगिरह खत्म हो गई। एक बार मैंने कुछ लड़कियों को ये पूछते सुना, यांग यूटिंग को कैसे लड़के पसंद हैं? अंदर से उसकी शांत आवाज आई, जो खुद से आगे बढ़कर काम करे, उत्साही हो और आज्ञाकारी हो। बस मैंने ठान लिया। मैंने अपनी पूरी हिम्मत और आत्मविश्वास लगाकर खुद को वैसा बनाने की कोशिश की। अब सोचता हूं तो ये सब बहुत बेवकूफी लगता है। अगर यांग यूटिंग मुझे पसंद नहीं करती थी तो वह मुझे सीधे मना कर सकती थी, जैसे उसने बाकी लड़कों को किया। लेकिन उसने कई बार, जब मैं हार मानने वाला था, मुझे उम्मीद दी, एक छोटा सा सहारा दिया। उसी उम्मीद की वजह से मैं पूरे दिल से लगा रहा, लेकिन आखिर में मुझे सिर्फ दर्द मिला। असल जिंदगी कोई कहानी नहीं होती। एक गरीब लड़का किसी अमीर लड़की को कैसे पा सकता है, ये सोचकर मैंने अपनी डायरी कूड़ेदान में फेंक दी। फिर फोन खोला और बिना सोचे समझे यांग यूटिंग और उसके सभी दोस्तों को डिलीट और ब्लॉक कर दिया। अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए। मैं फिर कभी वही गलती नहीं करूंगा। मैं बिस्तर पर लेट गया, कंबल ओढ़ लिया और पहली बार खुद को पूरी तरह आजाद और हल्का महसूस किया। धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। सपने में पिछली जिंदगी की यादें धुंधली सी वापस आईं। एक मीठी आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। धुंधली यादों में एक जानी पहचानी औरत दिखी, जो मुझसे कह रही थी, तुम कभी मामूली नहीं थे, तुम सबसे चमकता हुआ सितारा हो। अगले दिन दोपहर में मैं और मेरा रूममेट ली यू बास्केटबॉल मैच में शामिल हुए। कोर्ट पर ली यू ने हैरानी से पूछा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें सच में अब यांग यूटिंग पसंद नहीं है? आज तो तुम उसके लिए पियानो ठीक करने वाले थे। मुझे लगा तुम मैच नहीं खेलोगे। मैंने सिर हिलाया। सच में? लियू बोला, मुझे तो वो लड़की पहले से ही पसंद नहीं थी, लेकिन क्योंकि तुम उसे इतना पसंद करते थे, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। अब सब बोलता हूँ। हर समय ठंडा चेहरा बनाकर रहती है, जैसे फ्रिज हो,
और उसके दोस्त भी हमेशा तुम्हारे सामने ताने मारते रहते हैं। इतना अजीब व्यवहार तो गोल्ड डिगर भी नहीं करते। वह गुस्से में बोल रहा था। मैंने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। तभी आसपास के लड़के अचानक चिल्लाने लगे, अरे बड़ी सुंदर यांग मैच देखने आई है, क्या उसने अभी हमारी तरफ देखा? मैंने भी मुड़कर देखा। ये मैच जिनलिंग यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और आईटी कॉलेज के बीच था, लेकिन सबका ध्यान मैच से ज्यादा स्टैंड्स पर था। दो बड़ी खूबसूरत लड़कियां एक साथ दिख रही थीं, इसलिए सभी लड़कों की नजर वहीं थी। थोड़ी दूर यांग यूटिंग मुझे देख रही थी। उसका ठंडा चेहरा थोड़ा नरम लग रहा था। उसके पीछे खड़ी लड़कियों ने भी मेरी तरफ देखा और उनके चेहरे पर तिरस्कार आ गया। वे आपस में बोली, देखा, ज्यादा देर तक दिखावा नहीं कर पाया, अभी भी उम्मीद कर रहा है कि दीदी आएंगी। सोंगशिन युए है ना, बस गेम खत्म होने दो, वो जरूर दौड़ता हुआ आ जाएगा। अगले ही पल ली यू ने अचानक मेरे कंधे को हल्का सा धक्का दिया। अरे गुओ शिंगचेंग, वो तुम्हारी बचपन की दोस्त है क्या? मैं अभी सिर घुमाकर देखने ही वाला था कि स्टैंड्स के नीचे बैठी लड़कियां अचानक गर्दन उठाकर जोर जोर से चीखने लगी। इतना हैंडसम, ओह माय गॉड, मेरे पुराने आइडल से भी ज्यादा हैंडसम, पागलों की तरह हैंडसम। आज मेरी क्लास नहीं थी, बस यूं ही आकर बैठ गई। किसे पता था कि जी शियान भी आएगा। ये विजुअल्स तो सच में कमाल हैं। अरे अरे अरे, आईटी स्कूल वाला लड़का भी बहुत हैंडसम है। सोचा नहीं था कि इस साल के जूनियर्स इतने हाई क्वालिटी के होंगे। तुम्हें कौन बेहतर लगता है? बच्चे ही चूज करते हैं, हमें तो दोनों पसंद हैं। सोंगशिन युए ने जी शियानजू की तरफ देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये पूछने की भी जरूरत है? जाहिर है भाई जी बेहतर है। बचपन से प्रोफेशनल कोचेस के साथ ट्रेनिंग ली है। मिडिल स्कूल में ही यूथ टीम में शामिल हो गया था। सच में बहुत हैंडसम है। उसके पास खड़ी यांग यूटिंग ने हल्का सा सिर हिलाया। उसका गोरा हाथ धीरे से पानी की बोतल पकड़े हुए था। फिर उसने अपनी नजर जी शियानजू से हटाकर दूर खड़े गुओ शिंगचेंग की तरफ डाल दी। उधर मैं, क्योंकि भीड़ बहुत शोर कर रही थी, तुरंत सु छिंग्युए कहां बैठी है ये ढूंढ नहीं पाया। अनजाने में बस एक नजर घुमाई और फिर से यांग यूटिंग से आंखें मिल गईं। करीब 2.5 सेकंड तक ठहर कर मैंने नजर हटा ली और उस चेहरे को ढूंढता रहा। स्टैंड्स के नीचे सु छिंग्युए का शरीर हल्का सा सख्त हो गया। उसने मेरी नजर का पीछा किया। वहां सिर्फ एक ही इंसान बैठा था, यांग यूटिंग। सु छिंग्युए ने अपने होंठ कसकर भींच लिए। वो मुझे क्यों नहीं देख रहा? फिर से यांग यूटिंग को ही देख रहा है, बेवकूफ। गुओ शिंगचेंग ने कहा था कि अब उसे वो पसंद नहीं। झूठा। ये सब देखकर उसे लगा जैसे आसपास की हवा कड़वी हो गई हो। सच तो ये था, इतने सालों में वो इस सब की आदी हो चुकी थी। चेन शिशी ने उसका चेहरा देखकर पूछा, क्या हुआ छिंग्युए, तुम्हारा मूड खराब है क्या? सु छिंग्युए चुप रही, लेकिन अगले ही पल मैंने अचानक ठीक उसकी तरफ देखा। हमारी नजरें मिली, सीधे एक दूसरे में अटक गईं। सु छिंग्युए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें हल्के से मुड़ गईं। उसके होंठों के पास 2 प्यारे डिंपल्स उभर आए और उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिल उठी, जैसे अभी अभी कोई नाशपाती का फूल खिला हो। उसने होंठ हिलाकर कहा, फाइटिंग। ये देखकर मेरे होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिल के अंदर चमकदार आतिशबाजियां फूट रही हों। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर कूद पड़ेगा। चेहरे पर गर्मी चढ़ गई। मैं बस हल्का सा खांस सका, सिर हिलाया। फिर ऐसे दिखाने लगा जैसे यूं ही इधर उधर देख रहा हूं। अंदर की घबराहट छिपाने के लिए हर सेकंड सैकड़ों नकली हरकतें कर रहा था। सीटी बजते ही गेम शुरू हो गया। मैं तेजी से आगे बढ़ा, फुर्ती से बॉल छीन ली। स्टैंड्स के नीचे सु छिंग्युए मुस्कुरा रही थी। उस लंबे हैंडसम लड़के को देख रही थी जो किसी शिकारी बाज की तरह हर चाल सोच समझकर चल रहा था। उसकी हर हरकत में एक बेपरवाह जंगली सा अंदाज था। बास्केटबॉल जैसे उसके हाथ से चिपक गई हो, पूरी तरह काबू में सीधी बास्केट में जा रही थी। पहला शॉट ही 3 पॉइंटर था। इस शॉट ने तुरंत माहौल में जोश भर दिया। सु छिंग्युए गेंद को ध्यान से देख रही थी, लेकिन गेंद जैसे कोई शरारती जिन्न बनकर बाकी लड़कों के पास घूमती रही, इधर उधर उड़ती रही और आखिरकार फिर से आज्ञाकारी बनकर मेरे हाथों में लौट आई। बास्केटबॉल फिर एक उल्का की तरह आसमान में लहराई और सीधा बास्केट में जा गिरी। पूरा दृश्य बेहद रोमांचक था। दोनों टीमें लगभग बराबरी पर थीं। स्कोर होने के बाद चारों तरफ लोग तालियां बजाने लगे, चीखने लगे, इतना कि खुद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके लिए चीयर कर रहे हैं। जी शियांगजू के चेहरे पर ज्यादा कोई भाव नहीं था, जैसे जीत हार से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने आसानी से एक शॉट डाला। उसकी हर हरकत सटीक थी। लंबा सीधा शरीर जैसे किसी मैग्नोलिया पेड़ की तरह शालीन आभा लिए हुए। हो गया।
आसपास के क्लासमेट्स चिल्लाने लगे। कुछ लड़कियों के गाल हल्के से लाल हो गए। हमने तो हमेशा जी शियांग को म्यूजिक करते, गाते या स्टेज पर स्पीच देते ही देखा है, उसे कभी बास्केटबॉल खेलते नहीं देखा। ये खेलते हुए भी इतना ठंडा और रॉयल कैसे लग सकता है? जी शियांगजू ने उन सपनों में खोई लड़कियों की तरफ बिना किसी भाव के देखा, और तभी उसकी नजर अचानक सुछिन युए पर टिक गई। उसकी सुंदर पतली आंखें चमकते सितारों की तरह मुड़ी हुई थीं। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक नरम, मासूम सी आभा निकल रही थी। जी शियांगजू का दिल एक पल के लिए डोल गया। दुनिया में ऐसी भी कोई साफ चंचल लड़की होती है, लेकिन उसकी नजरें उसकी तरफ नहीं थीं। जी शियांगजू ने हल्का सा भौं सिकोड़ लिया और उसकी नजर का पीछा करते हुए मेरी तरफ देखा। उसी वक्त मैं मुस्कुराते हुए सुछिन युए की तरफ हाथ हिला रहा था। क्या मैं तुम्हारा कॉन्टैक्ट इन्फो ले सकता हूं? मैं भी आईटी स्कूल का ही स्टूडेंट हूं। मैंने बिना जरा सी झिझक के मना कर दिया। सॉरी, मैं पानी नहीं पी रहा। मैंने उन लड़कियों के चेहरे तक ठीक से नहीं देखे और भीड़ से निकलकर आगे बढ़ गया। मैं सीधे सु छिंग्युए की तरफ चल पड़ा। अचानक एक खूबसूरत आकृति मेरे सामने आकर रुक गई। मैं ठीक से देख नहीं पाया। मुझे लगा वो ही है, तो मैंने अनजाने में अपना बायां हाथ आगे बढ़ा दिया। मुस्कुराते हुए दाएं हाथ से सिर खुजलाया, लेकिन सामने यांग यूटिंग खड़ी थी, हाथ में पानी की बोतल लिए। उसके लाल होंठ हल्के से मुड़े हुए थे, चेहरे पर घमंडी मुस्कान, जैसे किसी रानी का आत्मविश्वास झलक रहा हो। उसने अपनी पतली उंगलियों से पानी की बोतल मेरी तरफ बढ़ाई। उसी पल जैसे ही मैंने उसे साफ देखा, मैं घबरा गया और तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया। दिमाग एकदम खाली हो गया। कुछ समझ नहीं आया कि क्या कहूं। करीब 4-5 मीटर दूर खड़ी सु छिंग्युए वहीं रुक गई। उसने अपने सीने से पानी की बोतल कसकर लगा ली। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कान आई। फिर वो मुड़कर दरवाजे की तरफ चल दी। सॉरी, मेरा हाथ बस फिसल गया था, मैंने जल्दी से समझाया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन तब तक मैं सिर्फ सु छिंग्युए की पीठ देख पाया, जो मेन गेट से बाहर जा रही थी। खाना खाने के बाद मैं डॉर्म वापस आ गया। दरवाजा खुलते ही मेरे रूममेट्स ने तुरंत मेरी तरफ देखा, अजीब सी नजरों से। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, सब इतने सीरियस क्यों हो? अगले ही पल आन येचेंग ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, गुओ शिंगचेंग, सच सच बताओ, क्या अब सच में तुम्हें यांग यूटिंग पसंद नहीं है? मैंने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। पहले मैं यांग यूटिंग के पीछे भागता था, ये बात सब जानते थे, कोई राज नहीं था। पता नहीं कितने लोग मेरे पीछे मेरा मजाक उड़ाते थे। आन येचेंग ने ऊपर देखा, उसके हाथ में कुछ टैरोट कार्ड्स थे। असल में कुछ समय पहले मैंने टैरोट कार्ड्स और एस्ट्रोलॉजी से तुम्हारा और यांग यूटिंग का फ्यूचर कैलकुलेट किया था, लेकिन उस वक्त तुम उसे लेकर बहुत होपफुल थे, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। वो थोड़ा रुका। अब जानना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाया। हाँ बताओ। आन येचेंग ने गहरी सांस ली। रिजल्ट ये है, अगर तुम दोनों साथ होते तो एंडिंग अच्छी नहीं होती, बल्कि ये तुम्हारे करियर पर भी बुरा असर डालती। थोड़ा सोचकर उसने जोड़ा, लेकिन मेरी कैलकुलेशंस 100% एक्यूरेट नहीं होती। ये सब थोड़ा मिस्टिकल है, मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। मैंने होंठ भींचे। मैं मानता हूं। तभी लियू उत्सुकता से बीच में कूद पड़ा। भाई मेरा भी देखना, क्या मैं इस फ्रेशमैन ईयर में सिंगल रहना बंद कर सकता हूं? मेरी फ्यूचर वाइफ कब मिलेगी? आन येचेंग खुशी खुशी मान गया। कार्ड्स शफल करने के बाद उसने उसका रीडिंग किया। ली यू घबराकर हाथ रगड़ने लगा। क्या है, क्या है? आन येचेंग ने कार्ड्स देखे, फिर होंठ दबाए। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई तू शायद सिंगल ही रहेगा। लियू ने दिल पकड़ लिया, जैसे बहुत बड़ा झटका लग गया हो। उसने तुरंत एक पोटैटो चिप उठाया और मजाक में अपनी कलाई पर रख लिया। कहते हैं अगर फ्रेशमैन ईयर में कोई नहीं मिला तो पूरे कॉलेज में सिंगल ही रहना पड़ता है। लगता है मैं तो जन्म से ही सिंगल रहने के लिए बना हूं। उसी वक्त मैंने बोलना शुरू किया, भाई छिंग, क्या तुम मेरे लिए किसी और का भी देख सकते हो? आन यीचिंग ने सिर हिलाया। सु छिंग्युए है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन दो। कुछ ही देर बाद आन यीचिंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं। रुको, मैं इसे एक और तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। कछुए के खोल, बांस की छड़ियां, टैरोट कार्ड्स, एस्ट्रोलॉजी, पूर्वी और पश्चिमी, हर तरह के डिविनेशन मेथड्स उसने इस्तेमाल कर लिए। 10 मिनट से ज्यादा समय के बाद उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। गुओ शिंगचेंग, तुम और सु छिंग्युए, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, जैसे स्वर्ग में तय हुई जोड़ी। पिछले जन्म में, इस जन्म में और अगले जन्म में भी बहुत ज्यादा संभावना है कि तुम दोनों साथ ही रहोगे। उसके बाद मेरे तीनों रूममेट्स ने मुझे घेर लिया, जैसे कड़ी पूछताछ हो रही हो। सु छिंग्युए की हाइट, वेट, फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, अचीवमेंट्स, हर चीज के बारे में पूछने लगे। रात 11 बजे डॉर्म की लाइट्स बंद हो गईं। मैं कंबल के अंदर घुसकर स्टडी मटेरियल्स देख रहा था। तभी अचानक मेरे फोन पर सु छिंग्युए का मैसेज आया, तुम मुझे डिनर कब दे रहे हो? ये मैसेज देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। सोचने लगा कि मैंने कब उसे ट्रीट देने का वादा किया था। याद तो नहीं आया, लेकिन फिर भी रिप्लाई किया, कल दोपहर ठीक है?
क्या खाना चाहोगी? सु छिंग्युए ने जवाब दिया, जो तुम चाहो वही। अगले दिन 4 क्लासेस खत्म होते ही मैं सीधे कैफेटेरिया की तीसरी मंजिल पर भागा। उस वक्त कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। लगभग हर स्टॉल पर लाइन थी। गुओ शिंगचेंग, पीछे से एक मीठी सुरीली आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा, सु छिंग्युए खड़ी थी, मुझे हाथ हिलाकर बुला रही थी। मैं उसके पास गया और बैठ गया। टेबल पर रखे छोटे डंपलिंग्स को देखते हुए पूछा, तुमने पहले ही ले लिए? सु छिंग्युए ने धीरे से कहा, मेरी तीसरी और चौथी पीरियड में क्लास नहीं थी। मैंने हैरानी से उसे देखा, लेकिन मैंने तो कहा था मैं ट्रीट दूंगा। सु छिंग्युए ने एक छोटा डंपलिंग उठाया और हल्के से हंसते हुए बोली, इरादा ही काफी होता है, मैं सच में तुमसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैंने उसके सामने एक मिल्क टी का कप रख दिया। रास्ते में एक मिल्क टी शॉप दिखी तो तुम्हारे लिए ले आया, बस ऐसे ही। सु छिंग्युए ने कप उठा लिया। उसकी उंगलियां मीडियम साइज जैस्मिन तारो मिल्क टी के कप पर हल्के से कस गईं। ये सच में उसका पसंदीदा फ्लेवर था। अगर मुझे सही याद था तो वो मिल्क टी शॉप बॉयज डर्म से काफी दूर थी, रास्ते में ही थी। सु छिंग्युए ने सिर झुकाकर एक घूंट लिया। नीचे का मैशर टैरो मुलायम और खुशबूदार था। मीठी खुशबू फैल गई और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। बहुत अच्छा है। मैंने हल्का सा भौं उठाया, होंठों पर मुस्कान आ गई। अच्छा लगा, ये सुनकर खुशी हुई। सु छिंग्युए की नजर धीरे धीरे मेरी तरफ उठी। मैंने तुरंत नजरें झुका लीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सु छिंग्युए अचानक हंस पड़ी, फिर धीरे से मेरा नाम पुकारा, गुओ शिंगचेंग। मेरी पलक हल्के से फड़की। मैंने बस धीमे से हूं कहकर जवाब दिया। तुम हंस क्यों रहे हो? सु छिंग्युआन ने एक हाथ पर ठुड्डी टिकाई और मुस्कुराते हुए बोली, तुम जानते हो ना, जब तुम किसी को चोरी छिपे देखते हो तो वो बहुत साफ दिखाई देता है। मुझे अचानक उस दिन कैफेटेरिया वाली घटना याद आ गई, इसलिए मैंने तुरंत बात बदलने के लिए कहा, उस दिन मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। यह सुनकर सु छिंग्युआन की आंखों में जटिल भाव उभर आए। कुछ पल सोचने के बाद उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर सच में मुझे धन्यवाद कहना चाहते हो तो इस वीकेंड मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क चलो। मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, ठीक है। उसी समय कमरे के कोने में किसी ने चुपके से हमारी साथ वाली तस्वीर खींच ली। हल्की रोशनी वाली सीढ़ियों पर अचानक एक लड़की हैरानी से चीख पड़ी, ओह माय गॉड सिस्टिंग, ये देखो। यांग यूटिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बिना भाव के उसकी तरफ देखा। लड़की ने सिर खुजलाते हुए समझाया, गुओ शिंगचेंग फिर किसी दूसरी लड़की के साथ खाना खाने गया है। अगले ही पल छन यांग यूटिंग के कदम वहीं रुक गए। उसके हाथ का ग्लास अचानक जमीन पर गिरकर टूट गया। साफ था कि उसका मूड इस वक्त बेहद खराब था। वो लड़की तुरंत फोटो झूम करके उसके सामने फोन ले आई, मेरी फ्रेंड ने ली है, गुओ शिंगचेंग फिर किसी और लड़की के साथ है। यांग यूटिंग फोटो में मेरी मुस्कान को घूरती रही। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थीं। तभी एक लड़की ने धीरे से कहा, उसने पहले भी हमें रिजेक्ट किया था, शायद इस बार वो सच में वापस नहीं आएगा। ये सुनते ही यांग यूटिंग का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने हर शब्द साफ साफ बोलते हुए कहा, नामुमकिन, गुओ शिंगचेंग मुझे इतना पसंद करता है, उसने इतने साल मेरा पीछा किया है, वो ऐसे कैसे चला जाएगा? उसके पास खड़ी सोंग शिन्युए ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, बस नखरे दिखा रहा है, उसके झांसे में मत आओ। सिस्टिंग का बर्थडे आने वाला है, इस बार उसे इनवाइट मत करना, वो खुद बेचैन होकर वापस आएगा। दूसरी लड़की भी तुरंत बोली, हाँ हाँ मैंने सुना है, गुओ शिंगचेंग सिस्टिंग के लिए बर्थडे गिफ्ट भी तैयार कर रहा है। उसके बोलते ही चारों तरफ मजाक उड़ाती हंसी गूंज उठी। यह सुनकर यांग यूटिंग की भौहें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। उसकी आंखों की कठोरता भी काफी नरम हो गई। उसे यकीन था कि गुओ शिंगचेंग उसे छोड़कर नहीं जा सकता। अगले दिन रविवार, धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे गिर रही थी, जमीन पर धब्बेदार परछाइयां बनाते हुए। अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर इस समय बच्चों और बड़ों की भीड़ लगी हुई थी। सु छिंग्युआन चारों तरफ का नजारा देखकर हैरानी से इधर उधर देख रही थी। बीच बीच में उत्साह से आवाज भी निकाल रही थी। मैं उसके पास जाकर पूछ बैठा, क्या खेलना चाहोगी? सु छिंग्युआन कुछ पल रुकी, फिर हिचकिचाते हुए पास की तरफ इशारा किया, तो क्या हम बम्पर कार्स खेल सकते हैं? मैंने सिर हिलाया, जरूर। सु छिंग्युआन ने सबसे पहले क्रीम पीली रंग की बम्पर कार चुनी। उसने बड़े आज्ञाकारी तरीके से सीट बेल्ट बांधी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर साफ उत्साह था। तेज धड़ाम की आवाज के साथ गेम शुरू हुआ। सु छिंग्युआन ने धीरे से स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा। वो बहुत गंभीरता से एक्सेलरेटर, ब्रेक और रिवर्स समझने की कोशिश कर रही थी, बेहद सावधानी से गाड़ी चला रही थी। तभी अचानक धड़ाम, पीछे से किसी ने उसे जोर से टक्कर मार दी। वो घबरा गई और तुरंत पीछे मुड़कर दोषी को देखने लगी। मैं उसके पीछे था, हाथ हिलाकर उसे हेलो कर रहा था। सु छिंग्युआन ने गहरी सांस ली। वो गुस्से से गाल फुलाकर बैठ गई। उसने गैस पर पैर रखा और स्टीयरिंग जोर से घुमाया। वो हार मानने वालों में से नहीं थी।
वो बदला लेना चाहती थी, लेकिन वो अभी आधी ही मुड़ी थी कि धड़ाम उसे फिर से टक्कर लगी और उसकी कार हल्की सी दाईं तरफ खिसक गई। मैंने साइड से उसे हल्के से टक्कर मारी। पहले वाली जोरदार टक्कर के मुकाबले इस बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं बस उसे छेड़ रहा हूं। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो मैंने शरारत से फिर हल्का सा उसे आगे धक्का दिया। इस बार वो टक्कर कम और उसके करीब आकर टिकने जैसा ज्यादा था। सू छिंग्यू का छोटा सा चेहरा तन गया। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में अजीब सी शिकायत और थोड़ी सी विनती थी। गुओ शिंगचैंग, मुझे टक्कर मारना बंद करो। हमने पूरा दिन साथ खेलते हुए बिताया। लगभग हर राइड ट्राई कर ली थी। उस शाम डीजे के टीवी के सबसे शानदार वीआईपी रूम में चमचमाते झूमर और जगमगाती लाइटों के नीचे यांग यूटिंग बीच में बैठी थी। शोर शराबे वाली गायकी सुनते हुए उसके अंदर चिढ़ बढ़ती जा रही थी। वो खुद को रोक नहीं पाई और भौहें सिकोड़ लीं। तुम सब चुप हो जाओ। शोर से भरा के टीवी रूम तुरंत शांत हो गया। अभी तक का खुशनुमा माहौल पल भर में गायब हो गया, जैसे अगले ही सेकंड सर्दी उतर आएगी। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यांग यूटिंग के मन में क्या चल रहा है। मुख्य किरदार ही खुश नहीं थी तो बाकी लोग भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। पिछले साल का बर्थडे भी ऐसे ही मनाया गया था। हालांकि एल्डेस्ट मिस यांग हमेशा ठंडी रहती थी, लेकिन तब वो काफी खुश लग रही थी। लेकिन आज वो इतनी अजीब क्यों है? पिछले साल के मुकाबले सब कुछ तो वही है, बस एक इंसान कम है। तभी एक लड़की ने सावधानी से कहा, क्यों ना हम गुओ शिंगचेंग को भी बुला लें? किसी ने कोई राय नहीं दी। सब यांग यूटिंग के चेहरे का भाव देखने लगे। यह सुनकर आखिरकार यांग यूटिंग ने प्रतिक्रिया दी और हल्का सा सिर हिलाया। वो लड़की तुरंत समझ गई और फोन पर मैसेज टाइप करने लगी। सोंग शिन्यूए खुश नहीं दिख रही थी। वो ठंडे स्वर में बोली, सिस्टिंग, गुओ शिंगचेंग तो अभी इसी इंतजार में होगा कि हम उसे बुलाएं। क्या हम ऐसे उसके जाल में नहीं फंस रहे? उसके पास बैठे किसी ने भी हामी भरी। बिल्कुल, जितना हम उसे इग्नोर करेंगे वो उतना बेचैन होगा। यांग यूटिंग कुछ देर चुप रही, फिर उसने ठंडी नजर से सबकी तरफ देखा। उसे बुलाओ। उस लड़की ने आखिरकार सेंड दबा दिया। अगले ही सेकंड उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वो फोन स्क्रीन को घूरते हुए हकलाकर बोली, गुओ शिंगचेंग। उसने सच में? सोंग शिन्यूए ने लापरवाही से पैर पर पैर चढ़ाते हुए पूछा। क्या? उसने तुरंत जवाब दे दिया। लड़की ने सिर हिलाया। चेहरे पर सदमा साफ था। नहीं, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। उसके बोलते ही सबको जैसे कुछ समझ आ गया। एक एक करके सबने अपने फोन निकाले और गुओ शिंगचेंग को मैसेज भेजने लगे। हॉली क्रैप, मैं भी ब्लॉक हूं। मुझे भी ब्लॉक कर दिया। मैंने तो उससे कभी ठीक से बात भी नहीं की। बिना किसी शक के पूरी टोली साफ हो चुकी थी। सिर्फ यांग यूटिंग ने अभी तक मैसेज नहीं भेजा था। सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में एक अंदाजा तो था, लेकिन वो यकीन करना मुश्किल लग रहा था। अगर गुओ शिंगचेंग ने जानबूझकर सबको ब्लॉक किया भी हो, तब भी वो यांग यूटिंग को कभी ब्लॉक नहीं करेगा। यांग यूटिंग ने बिना भाव के अपना फोन खोला। चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करते हुए उसकी खूबसूरत आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। ज्यादातर मैसेज गुओ शिंगचेंग की तरफ से भेजे गए थे। हालांकि मैसेज बहुत ज्यादा नहीं थे और वो कभी फालतू की बातें नहीं करता था। हर बार वो बहुत सावधानी से बात करता, एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हुए, जैसे उसे डर हो कि कहीं वो उसे परेशान न कर दे। इसके उलट उसके जवाब हमेशा ठंडे होते थे, जैसे किसी मशीन के, जिनमें जरा भी गर्मजोशी ना हो। आमतौर पर सिर्फ ओह, एक फुल स्टॉप या फिर बिल्कुल कोई जवाब नहीं। हकीकत में लौटते हुए यांग यूटिंग ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उसने चैट बॉक्स में सिर्फ एक टाइप किया और सेंड दबा दिया। चाहे कुछ भी हो, गुओ शिंगचैंग को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो भी यांग यूटिंग के जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले उसके आसपास की सारी लड़कियों को ब्लॉक कर देना। ये बात बिल्कुल हास्यास्पद थी। लेकिन अगले ही सेकंड चैट स्क्रीन पर अचानक एक लाल रंग का एक्सक्लेमेशन मार्क चमका, इतना चुभता हुआ जैसे कोई तेज चाकू सीधे उसकी आंखों में घुस गया हो। मैसेज भेजा गया लेकिन रिसीवर ने स्वीकार नहीं किया। इसका मतलब था ब्लॉक। अगर उसने सिर्फ फ्रेंड हटाया होता तो लिखा आता कि यूजर ने फ्रेंड वेरिफिकेशन ऑन किया है। यांग यूटिंग चैट स्क्रीन को घूरती रही। उसका चेहरा अंधेरा और ठंडा हो गया। उसका घमंडी मुखौटा जैसे अचानक टूट गया हो। बाकी सब लोग उसकी प्रतिक्रिया देख रहे थे। उनके दिल धक से रह गए। असंभव, गुओ शिंगचेंग ने सच में यांग यूटिंग तक को ब्लॉक कर दिया। इतना जोखिम भरा पुश एंड पुल तरीका किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। जरूर उसके पीछे कोई एक्सपर्ट सलाह दे रहा होगा। कि टीवी की धुंधली रोशनी में यांग यूटिंग का आधा चेहरा साए में छिपा हुआ था। उसकी आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने बर्फ जैसी आवाज में कहा, उसे कॉल करो। किसी अनजान नंबर से गुओ शिंगचेंग को फोन लगाओ। सोंग शिन्यूए ने तुरंत फोन निकाला, लेकिन उसका चेहरा अजीब हो गया। लगता है हम में से किसी के पास भी उसका नंबर सेव नहीं है। यांग यूटिंग ने ठंडी आवाज में नंबर बोल दिया।
तभी सबको एहसास हुआ उसे गुओ शिंगचेंग का नंबर जुबानी याद था। दूसरी तरफ अम्यूजमेंट पार्क में मैं वॉशरूम की लाइन में खड़ा था। अचानक मेरा फोन बज उठा। अनजान नंबर। सू छिंग्यू ने नीचे देखा, शायद स्पैम कॉल है। उसने उठाया नहीं, लेकिन फोन लगातार बजता रहा, बार बार, जैसे कोई बेहद जरूरी बात हो। आखिरकार सू छिंग्यू ने कॉल रिसीव कर ली। अगले ही पल सोंग शिन्यूए की डांटती हुई आवाज गूंज उठी। उसका लहजा बेहद खराब था। गुओ शिंगचेंग, तुम भी कमाल हो, है ना? तुमने सच में हमें ब्लॉक कर दिया? यह सुनते ही खूबसूरत सू छिंग्यू की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसका चेहरा फिर से ठंडा हो गया। सोंग शिन्यूए, ये कैसा लहजा है तुम्हारा? वीआईपी रूम में फोन स्पीकर पर था। सू छिंग्यू की आवाज सबके कानों में साफ पहुंची। सभी लोग जड़ हो गए। सू छिंग्यू क्यों? गुओ शिंगचेंग का फोन सू छिंग्यू क्यों उठा रही है? यांग यूटिंग का चेहरा और ठंडा हो गया। उसने फोन छीन लिया। उसकी आवाज सामान्य से कहीं ज्यादा बर्फीली थी। फोन गुओ शिंगचेंग को दो। 2 सेकंड की खामोशी छा गई। फिर सू छिंग्यू हल्के से हंसी। क्या कहा तुमने? यांग यूटिंग ने हर शब्द साफ साफ दोहराया। फोन गुओ शिंगचेंग को दो। लेकिन अगले ही सेकंड सू छिंग्यू ने बिना झिझक कॉल काट दी। वीआईपी रूम में कोई जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहा था। सबने सिर झुका लिया। यांग यूटिंग की आंखें असामान्य रूप से ठंडी थीं। गुओ शिंगचेंग ने उसे ब्लॉक कर दिया था और मुड़ते ही वो किसी दूसरी औरत के साथ इतनी नजदीक हो चुका था। सोंग शिन्यूए फोन पकड़े सोच में डूब गई। फोन पर बहुत शोर आ रहा था। वो लोग बाहर हैं। क्यों ना मैं पता करूं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं? यांग यूटिंग ने दांत भींचकर सिर्फ एक शब्द कहा, जाओ। 5 मिनट बाद सोंग शिन्यूए बुरी तरह चौंकी हुई लौट आई। डैम, पता चल गया? वो दोनों उस नए बने अम्यूजमेंट पार्क गए हैं। यांग यूटिंग का मूड सबसे खराब देखकर सोंग शिन्यूए की आंखें घूमी और उसने तुरंत कहा, मुझे लगता है गुओ शिंगचेंग ये सब जानबूझकर कर रहा है। जानबूझकर ऐसा दिखा रहा है जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी कल तुम्हारा असली बर्थडे है। वो खुद को रोक नहीं पाएगा। जरूर तुम्हें गिफ्ट देने आएगा। यांग यूटिंग ने नजरें झुका ली। उसके दिल में अचानक अजीब सी घबराहट उठी, जैसे उसने अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीज खो दी हो। लेकिन वो घबरा क्यों रही थी? जिसे प्यार किया जाता है उसे डरने की क्या जरूरत? गुओ शिंगचेंग तो बस नाराज था। जानबूझकर अपनी बचपन की दोस्त को साथ घुमा रहा था ताकि उसे जल्लाकर उसकी प्रतिक्रिया देख सके, है ना? यांग यूटिंग ने खुद को संभाल लिया। उसका चेहरा फिर से भावहीन हो गया। उसने पूरे यकीन से कहा, उसे पछताना पड़ेगा। बाकी लोग हंस पड़े और फिर से गाना बजाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल, इतना पछताएगा कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। सोंग शिन्यूए बीच में चुपके से वॉशरूम चली गई। उसके होंठों पर ठंडी हंसी थी। दिल की गहराई में वो यांग यूटिंग को तुच्छ समझती थी। वो अच्छी तरह जानती थी यांग यूटिंग का ऐसा व्यवहार सिर्फ गुओ शिंगचेंग को और दूर धकेलेगा। ये आइसबर्ग क्वीन बस अपने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड पर घमंड करती है। आखिर वो हर वक्त ये ठंडा चेहरा किसे दिखा रही है? हालांकि वो मानती थी कि हर मामले में यांग यूटिंग बेहद काबिल थी, लेकिन जब बात प्यार की आती है वो तो बिल्कुल सुअर जैसी बेवकूफ है। ऐसा लगता है जैसे उसे भावनाएं समझने की कोई क्षमता ही नहीं है। हमेशा चाहती है कि लोग उसके पीछे भागें, उसे मनाएं, उसे दुलारें। क्या ये सस्ता व्यवहार नहीं है? सोंग शिन्यूए ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ वॉशरूम से निकलने के बाद मैंने पास में एक गुब्बारों का स्टॉल देखा। जब से हम पार्क में आए थे सू छिंग्यू बार बार अनजाने में उसकी तरफ देख रही थी, इसलिए मैं जाकर एक गुब्बारा खरीद लाया। वापस आकर मैंने चमकते सितारे वाला गुब्बारा उसकी तरफ बढ़ा दिया। सू छिंग्यू वहीं ठिठक गई। ये मेरे लिए है? मैंने सिर हिलाया, फिर धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उस खूबसूरत गुब्बारे की डोरी उसकी कलाई में बांध दी। मैंने पास में गुब्बारों से खेलते बच्चों की तरफ इशारा किया और आधे मजाक में कहा, देखो सारे बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं। सू छिंग्यू कुछ पल खाली नजरों से पलकें झपकाती रही, फिर धीरे से बोली, लेकिन मैं अब बच्ची नहीं हूं। उसने हल्का सा हाथ हिलाया। गुब्बारा उसके साथ ऊपर नीचे डोलने लगा। उसके अंदर की छोटी चमकती चीजें टूटी हुई रोशनी की तरह चमक रही थीं। फिर सू छिंग्यू ने मेरी तरफ देखा और जैसे यूं ही कहा, ओह हाँ, अभी यांग यूटिंग और बाकी लोगों ने तुम्हें कॉल किया था। बोलने के बाद उसकी साफ आंखें सीधे मुझे देखने लगी। मैंने शांत भाव से सिर खुजलाया। पता नहीं उन्हें मुझसे क्या काम है, लेकिन शायद कुछ अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मैं अब उनके साथ अंतहीन उलझना नहीं चाहता। मैंने फोन लिया और बिना झिझक उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। मेरे चेहरे पर जरा भी भावनात्मक बदलाव नहीं था। मेरी ये सारी हरकतें देखकर सू छिंग्यू के होंठ हल्के से मुड़ गए। चलो घर चलते हैं। जब हम बस से उतरे तब तक आसमान धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। स्कूल अभी थोड़ा दूर था। सू छिंग्यू थोड़ी थकी हुई लग रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा, मैं तुम्हें पीठ पर उठा लेता हूँ। सू छिंग्यू ने सीधा मेरी तरफ देखा। उसने तुरंत सिर हिलाया। जरूरत नहीं, बस थोड़ा और चलना है, 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं अचानक उसके सामने झुककर बैठ गया, जैसे हल्का सा रूठा हुआ हूं।
सू छिंग्यू हार नहीं मान सकी। उसने होंठ मोड़े, झुककर मेरी पेशानी पर उंगली से हल्का सा ठोका और नरम मुस्कान के साथ बोली, तो फिर जल्दी करो। मैं नीचे झुका हुआ उसकी तरफ देखते हुए बोला, तो मुझे तुम्हें उठाने दो। सू छिंग्यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे लगा जैसे ये सब सपना हो। मुझे शायद कुछ याद आया। मैंने हल्की भौं उठाई। पहले तो तुम हर दिन मेरी पीठ पर चढ़ जाती थी, या फिर प्रिंसेस कैरी ट्राई करना चाहोगी? प्रिंसेस कैरी? सू छिंग्यू को तुरंत हॉन्टेड हाउस से बाहर आने वाला रास्ता याद आ गया। उसके कान गर्म हो गए, यहाँ तक कि उसके पैर भी थोड़े ढीले पड़ गए। आखिरकार उसने धीरे से हार मान ली। तो पीठ पर उठा लो, उसने मन ही मन सोचा। वैसे भी पहले मैं उसकी एक्सक्लूसिव सवारी हुआ करती थी, इसमें शर्म कैसी? अपने मन को समझाने के बाद सू छिंग्यू ने गहरी सांस ली, मेरी पीठ पर लेट गई और मेरी गर्दन पकड़ ली। उसका शरीर मुझसे सटा हुआ था, लेकिन थोड़ा अकड़ा हुआ भी। मैं खड़ा हुआ और उसका वजन महसूस किया। तुम बहुत हल्की हो, सच में बहुत हल्की। 2 पतले कपड़ों की परतों के बावजूद सू छिंग्यू मेरे शरीर की गर्मी साफ महसूस कर सकती थी। मेरे शरीर का तापमान धीरे धीरे उसकी त्वचा के हर हिस्से तक फैल रहा था। सच में बहुत गर्म। सू छिंग्यू का दिल भी जैसे उस गर्मी से हल्का सा झुलस गया। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का तापमान भी बदल गया हो। दोनों की सांसें आपस में उलझ रही थीं। अलग करना मुश्किल था। हर कदम के साथ हमारे शरीर और करीब आ रहे थे, जैसे अनगिनत पंख हल्के हल्के गुदगुदा रहे हों, जिससे पूरा बदन सुन्न सा हो रहा था। सू छिंग्यू मेरे चौड़े और मजबूत कंधों से लगी हुई थी। आधे होश में वो खुद को रोक नहीं पाई और धीरे से मेरे कान के पास फुसफुसाई, तुम बहुत सख्त हो। मैं अचानक रुक गया। मुझे खुद शक हुआ कि शायद मैंने गलत सुना। क्या कहा तुमने? उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि उसकी बात में क्या गलत था। वो फिर मीठी आवाज में बोली, तुम्हारी पीठ बहुत कड़ी है, बिल्कुल आरामदायक नहीं है पकड़ने में। मैं उसे आगे ले चलता रहा। मेरी आवाज में गहरा मतलब छिपा था, थोड़ा खिंचा हुआ लहजा। कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जैसे सब कुछ कह दिया। सू छिंग्यू की सांस 2 सेकंड के लिए अटक गई। उसके गाल तुरंत हल्के गुलाबी हो गए। मेरा गला सूखने लगा। एडम्स एप्पल ऊपर नीचे हिलने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया और धीमी आवाज में बोला, सू छिंग्यू, क्या तुम मेरा गला घोंटने की कोशिश कर रही हो? मेरी पीठ पर बैठी लड़की को आखिर समझ आया। उसने धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली की और नरम आवाज में बोली, सॉरी। उसकी मुलायम और खुशबूदार देह मेरी पीठ से लगी हुई थी, पहले से कहीं ज्यादा करीब। मैंने अपने होंठ कसकर भींच लिए। मुझे साफ पता था कि मुझे गलत बातें नहीं सोचनी चाहिए, इसलिए मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि पीठ पर महसूस हो रही उस नरमी को नजरअंदाज कर दूं। लेकिन जितना इंसान किसी चीज को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, उतनी ही साफ वो महसूस होती है। इतनी नरम। मैं तेज तेज चलने लगा। मेरा दिमाग जैसे मुलायम बादलों से भर गया था। सू छिंग्यू मेरी पीठ पर लेटी हुई थी। अचानक उसकी नजर लड़के के हल्के लाल कानों पर पड़ी, जैसे उसे कोई मजेदार चीज मिल गई हो। उसकी आंखें चमक उठी। वो खुद को रोक नहीं पाई और अपनी उंगली बढ़ाकर मेरे कान के नीचे हल्का सा छू लिया। जैसे ही उसकी उंगली मेरे कान से लगी, ऐसा लगा जैसे तेज बिजली का झटका दौड़ गया हो। मैं लगभग उछल पड़ा। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला और धीमी आवाज में चेतावनी दी, क्या कर रही हो? मत छुओ। हालांकि वो चेतावनी थी, लेकिन उसमें जरा भी सख्ती नहीं थी। सू छिंग्यू ने आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया, फिर मेरी गर्दन के पीछे देखते हुए धीरे और गंभीर आवाज में बोली, गुओ शिंगचेंग, तुम्हारे कान बहुत लाल हैं, खासकर जब मैंने छुआ। मैंने सीधा चेहरा बनाए रखा और पूरी बेशर्मी से झूठ बोला, ये जेनेटिक है। सू छिंग्यू थोड़ी झिझकी। उसकी आवाज में हल्का अफसोस था। ओह। लाल कानों के साथ मैं जल्दी जल्दी उसे स्कूल गेट तक ले आया, फिर धीरे से उसे नीचे उतार कर संभाला। लेकिन उसकी कलाई में बंधा चमकता हुआ गुब्बारा बहुत ज्यादा ध्यान खींच रहा था। रास्ते भर कई स्टूडेंट्स मुड़ मुड़कर हमें देख रहे थे। सबको लग रहा था जैसे कोई कपल खुलकर प्यार दिखा रहा हो। देर रात जब मैं डॉर्म वापस पहुंचा तो सच में बहुत थक चुका था। जैसे ही बैठा मेरा फोन फिर बज उठा। एक और अनजान नंबर। मैंने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ कुछ पल तक चुप्पी रही। मैंने विनम्रता से पूछा, माफ कीजिए, कौन बोल रहे हैं? दूसरी तरफ की आवाज थोड़ी घबराई हुई थी। गो शिंगचेंग, हम DJVVIP रूम नंबर 18 में हैं। आवाज सोंग शिन्यूए की थी, लेकिन उसके आगे बोलने से पहले ही मैंने बिना झिझक कॉल काट दी, फिर तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। उसके बाद फोन चार्ज पर लगाया और नहाने चला गया। दूसरी तरफ सबसे आलीशान VIP रूम में माहौल बर्फ जैसा ठंडा था। सोंग शिन्यूए ने यांग यूटिंग की तरफ देखा, जिसका चेहरा ठंडी बर्फ जैसा सख्त हो चुका था। वो उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोली, गुओ शिंगचेंग नहीं आ रहा तो उसका ही नुकसान है। क्या उसे लगता है कि हम उसके बिना जी नहीं सकते? पास बैठा कोई और भी बोला, उसे सच में लगता है कि वो बहुत जरूरी है। यांग यूटिंग की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। सब बाहर निकलो, अभी के अभी।
एक गिलास जोर से फर्श पर दे मारा गया। तीखी आवाज पूरे वीआईपी रूम में गूंज उठी। पूरा कमरा तुरंत खामोश हो गया। यांग यूटिंग एक अमीर घर की बेटी थी, ऐसी शख्सियत जिसे हर कोई सराहता था। किसी भी परिस्थिति में वो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, हमेशा परफेक्ट, बिना किसी कमी के। लेकिन आज उसने पहली बार सबके सामने अपना आपा खो दिया था। सब लोग समझदारी से चुपचाप बाहर निकल गए। आखिर में वीआईपी रूम में सिर्फ यांग यूटिंग अकेली रह गई। उसने चैट हिस्ट्री खोली और जल्दी से पिछले साल वाले जन्मदिन तक स्क्रॉल किया। वहां एक फोटो थी। गुओ शिंगचेंग ने फाउंटेन पेन से लिखकर उसे जन्मदिन की शुभकामना दी थी। लेकिन जैसे ही उसने फोटो खोली, सिस्टम का नोटिफिकेशन सामने आया। फोटो एक्सपायर हो चुकी है। वो खाली नजरों से उस नोटिफिकेशन को देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब भावना उठी। उसने धीमे से बुदबुदाया, एक्सपायर। धीरे धीरे 10 मिनट बीत गए। रात के 12 बज चुके थे। यांग यूटिंग ने फोन उठाकर देखा। इनबॉक्स जन्मदिन की शुभकामनाओं से भरा हुआ था, लेकिन वो एक इंसान का मैसेज कहीं नहीं था। अचानक उसने फोन नीचे रख दिया, दोनों घुटनों को बाहों से पकड़कर खुद में सिमट गई और फर्श पर बैठ गई। उसके अंदर खालीपन की भावना फैलने लगी। उसकी हमेशा ठंडी रहने वाली आवाज में पहली बार भावनाओं की लहर थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। बचपन से बिना माता पिता वाले जन्मदिनों की आदत, परिवार के फायदे के लिए सिर्फ एक औजार बनकर रहने की आदत, राजनीतिक शादी के लिए इस्तेमाल होने वाले भावनाहीन टूल की आदत, दोस्तों की नकली तारीफों की आदत। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आखिरी सच्चा अपनापन भी खो दिया। यांग यूटिंग ने अपने घुटनों को और कसकर पकड़ लिया। वो वापस नहीं आएगा। उसे उसकी बचपन की दोस्त छीन कर ले गई। बचपन की दोस्त, ये शब्द बोलते ही यांग यूटिंग अचानक उठ खड़ी हुई। उसने शीशे में खुद को देखा, थोड़ी बिखरी हुई। उसने जल्दी से अपनी भावनाएं संभाली और फिर से शांत चेहरा बना लिया। मुझे फर्क क्यों पड़ना चाहिए? साफ है कि वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। गुओ शिंगचेंग ही है जो मेरे बिना नहीं रह सकता। वो वापस आएगा। अगले दिन सोमवार, यांग यूटिंग का जन्मदिन। यूनिवर्सिटी में आमतौर पर सीट फिक्स नहीं होती थी, लेकिन स्टॉक इन्वेस्टमेंट की पहली 3 क्लासों में आईडी नंबर के हिसाब से बैठना पड़ता था। स्कूल के कन्फेशन वॉल पर कई लोग पहले ही यांग यूटिंग की सीट पूछ चुके थे। इस समय उसकी डेस्क पर प्रेम पत्रों और गिफ्ट्स का ढेर लगा हुआ था। इतना कि रखने की जगह तक नहीं बची थी। यहां तक कि फर्श पर भी ताजे फूल बिखरे पड़े थे। पूरा दृश्य बेहद भव्य लग रहा था। लड़कियां ईर्ष्या से उसे देख रही थीं। कैंपस बेल यांग सच में जीन यूनिवर्सिटी की बर्फीली देवी कहलाने लायक है। लेकिन यांग यूटिंग भावहीन चेहरे के साथ अपनी सीट तक गई। उसने एक एक करके खूबसूरती से पैक किए हुए गिफ्ट खोलने शुरू किए। हर बार भेजने वाले का नाम देखकर उसकी भौहें हल्की सिकुड़ जाती। नहीं, इनमें से कोई भी वो नहीं था। न उसका कार्ड, न उसका स्कार्फ। यांग यूटिंग का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसने सोंग शिन्यूए की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, ये सब वापस कर दो, पहले की तरह, सब रिजेक्ट। सोंग शिन्यूए तुरंत खुशामदी अंदाज में आगे बढ़ी और चीजें हटाने लगी। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे मेरा गिफ्ट कहीं नहीं मिला। वो मन ही मन हैरान रह गई। क्या सच में वो इतना लंबा टिक सकता है? सोंग शिन्यूए सामान समेटते हुए ऊपर देखकर बोली, और इन गिफ्ट्स का क्या जिन पर नाम नहीं लिखा? यांग यूटिंग की आवाज शांत थी। फेंक दो। पास खड़ी एक लड़की गर्दन बढ़ाकर डेस्क की तरफ देखते हुए थोड़ी हैरानी से बोली, मैंने तो साफ देखा था कि गुओ शिंगचेंग पहले एक स्कार्फ खरीद रहा था। क्या वो सिस यूटिंग के लिए गिफ्ट नहीं था? उसे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि माहौल बदल चुका है। वो बोलती रही, हाँ याद आया, पिछले साल गुओ शिंगचेंग ने जो बर्थडे गिफ्ट दिया था वो एक घड़ी थी। हंसी आती है, सिर्फ 800-900 युआन वाली घड़ी। इतनी सस्ती घड़ी देने की हिम्मत भी कैसे हुई उसकी? अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि आसपास का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया है। पूरा माहौल एकदम बर्फ जैसा ठंडा हो गया। यांग यूटिंग की फीकी आंखों में हल्की लाल नसें उभर आई थीं। उसका चेहरा साफ तौर पर काला पड़ गया। वो बस उसी लड़की को घूरती रही, इतनी ठंडी नजरों से कि रोंगटे खड़े हो जाएं। वो लड़की तुरंत डरकर सिर झुका गई। स्टॉक इन्वेस्टमेंट की क्लास खत्म होने तक छात्र धीरे धीरे अपना सामान समेटकर जाने लगे। एक हैंडसम लड़के ने गहरी सांस ली। हिम्मत जुटाकर वो आगे बढ़ा। चेहरा लाल था। यांग यूटिंग, मैं तुम्हें बस। लेकिन उसके इजहार ए मोहब्बत पूरा करने से पहले ही यांग यूटिंग ठंडे चेहरे के साथ वहां से निकल चुकी थी। उसका मूड बेहद खराब था, जैसे वो वहां एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहती थी। वो लड़का तुरंत टूटे दिल के साथ
वहीं खड़ा रह गया। सोंग शिन्यूए जल्दी से उसके पीछे भागी। सिस यूटिंग, हम कहाँ जा रहे हैं? ये रास्ता तो कैफेटेरिया की तरफ नहीं जाता। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से जवाब तलब करने जा रही हो। खाली क्लासरूम में मैं सेल्फ स्टडी एरिया में बैठा स्टूडेंट इंग्लिश कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। मेरे मेजर के बाकी स्टूडेंट्स पहले ही जा चुके थे। पूरा कमरा शांत था। एक प्रैक्टिस टेस्ट खत्म करने के बाद मैंने आराम से नीचे जाने का सोचा। मन में यही चल रहा था कि आज लंच में क्या खाऊं। तभी मोड़ पर अचानक कई परछाइयां मेरे सामने आकर रुक गई, जैसे काले बादल अचानक रास्ता रोक लें। मुझे तुरंत बुरा एहसास हुआ। यांग यूटिंग और उसके साथ 3-4 लोग मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पूरे शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। वो हमेशा ऐसी ही थी, चाहे पिछली जिंदगी हो या ये वाली। हमेशा घमंडी, हमेशा ऊंचाई पर खड़ी। कुछ नहीं कहेगी, बस इंतजार करेगी कि सब लोग उसके पीछे भागें, उसे मनाएं, और तभी वो खुश चेहरा दिखाएगी। जबकि अब मैं उसे पसंद भी नहीं करता, फिर भी वो बार बार मेरे सामने चली आती है। मैं उसके पास से गुजरते हुए शांत नजरों से सीधा उसे देखने लगा। मेरी आवाज बिल्कुल सपाट थी, न विनम्र न अहंकारी। रास्ता छोड़ो, मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगा। पिछली जिंदगी में पूरे 7 साल तक उसके पीछे भागा था, और इस जिंदगी के 2 साल सब मजाक निकले। लेकिन यांग यूटिंग अपनी जगह से हिली तक नहीं। उसकी तेज नजरें सीधे मुझ पर टिकी थीं। हम दोनों बस वहीं खड़े रहे, सामने सामने। कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार सोंग शिन्यूए खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आवाज घमंडी और तिरस्कार भरी थी। गुओ शिंगचैंग, तुमने हमें ब्लॉक क्यों किया? कॉल भी नहीं उठाते, इसका मतलब क्या है? मैंने शांत स्वर में कहा। मैं पहले ही कह चुका हूं, अब मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। यांग यूटिंग एक कदम आगे बढ़ी। हमारे बीच की दूरी अचानक बेहद कम हो गई, लगभग आमने सामने। वो मुझे अविश्वास से देखने लगी। तुमने कहा तुम्हारा किससे कोई रिश्ता नहीं है? मुझे उससे बहस करने का मन भी नहीं था। मैं मुड़कर जाने लगा। अगले ही सेकंड किसी ने अचानक मेरी कलाई पकड़ ली। यांग यूटिंग को सफाई का जुनून था। वो हमेशा शारीरिक संपर्क से बचती थी। पिछली जिंदगी में हर बार हाथ पकड़ने की शुरुआत मुझे ही करनी पड़ती थी। उसने कभी खुद पहल नहीं की, लेकिन अब वो खुद मेरा हाथ पकड़े हुए थी। यांग यूटिंग ने गहरी सांस ली, लगभग दांत भींचकर हर शब्द निकाला। गुओ शिंगचैंग, बेवजह ड्रामा करना बंद करो। उसी पल एक लड़की तेजी से दौड़ती हुई आई और जोर से यांग यूटिंग का हाथ झटक दिया। सू छिंग्युआन ने गुस्से से यांग यूटिंग को घूरा। उससे दूर रहो। सू छिंग्युआन ने होंठ भींचे और मेरी बाजू कसकर पकड़ ली। यांग यूटिंग ने एक नजर सू छिंग्युआन पर डाली, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर चली गई। मैंने सू छिंग्युआन की तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम यहां क्यों आई? सू छिंग्युआन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, एक क्लासमेट ने बताया कि यांग यूटिंग तुम्हें ढूंढने आ रही है, इसलिए मैं जल्दी से यहां आ गई। ये कहकर उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ लिया। चलो मेरे साथ खाना खाने। सीढ़ियों के पास यांग यूटिंग चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसका चेहरा बेहद खराब लग रहा था। पास खड़ी सोंग शिन्यूए बोली, गुओ शिंगचैंग बस नाराज होकर ड्रामा कर रहा है ना? वो जानबूझकर हमें उकसाना चाहता है। जिस इंसान ने इतने सालों तक सिस यूटिंग का पीछा किया हो, वो ऐसे कैसे छोड़ सकता है? ये सुनकर यांग यूटिंग का चेहरा धीरे धीरे शांत हो गया। बिना किसी भाव के वो सीढ़ियां उतरने लगी। सही कहा, वो बस जानबूझकर नाराज हो रहा है। ये कहते हुए यांग यूटिंग को अचानक मेरी कही हुई बातें याद आ गईं। गुओ शिंगचैंग सू छिन्यूए को पसंद नहीं करता, उन दोनों का साथ होना नामुमकिन है। ये बात मैंने खुद कही थी। मैंने कहा था कि मैं सू छिन्यूए को सिर्फ बचपन की बहन मानता हूं। मैंने ये भी कहा था कि मैं सिर्फ यांग यूटिंग को पसंद करता हूं, और ये भी कि भविष्य में भी सिर्फ उसी से प्यार करूंगा। तो फिर उसे मेरे पीछे भागने की जरूरत ही क्या थी? बस इंतजार करना था कि गुओ शिंगचैंग शांत हो जाए, सोच समझ ले, फिर वो खुद वापस उसके पास आ जाएगा। लग्जरी विला। यांग यूटिंग को अकेले रहना पसंद था। वो डॉर्म में नहीं रहना चाहती थी, इसलिए उसने स्कूल के बिल्कुल पास एक विला खरीद रखा था। पूरा दिन गुजर गया। उसका चेहरा अब भी बर्फ जैसा ठंडा था। उसने सारे नौकरों को जाने का आदेश दे दिया। नौकर एक एक करके झुककर बाहर चले गए। सब महसूस कर सकते थे कि आज यंग मिस का मूड बेहद खराब है, बहुत ज्यादा खराब। ये अजीब था, क्योंकि आमतौर पर वो कभी अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करती थी, और आज तो उसका जन्मदिन भी था। कमरे में यांग यूटिंग की मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। गुओ शिंगचैंग किसी दूसरी लड़की के साथ। वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। अपने बचपन की अच्छी दोस्त सू छिन्यूए के साथ खाना खाना, उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाना, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचते हुए उसने शांत चेहरे के साथ अपना बैग खोला, लेकिन अगले ही सेकंड वो अचानक जड़ हो गई, सीधी खड़ी रह गई, जैसे समय रुक गया हो। बैग के अंदर एक हल्का भूरा स्कार्फ रखा था। कपड़ा बेहद मुलायम और आरामदायक था, जैसे वसंत की हल्की धूप किसी जमे हुए ग्लेशियर पर पड़ रही हो, धीरे धीरे सारी बर्फ पिघला रही हो। हालांकि उस पर कोई नाम नहीं था, न कोई कार्ड, लेकिन यांग यूटिंग को पूरा यकीन था ये गुओ शिंगचैंग ने ही दिया है। जब सोंग शिन्यूए को पता चला,
उसने वैसा ही चेहरा बनाया जैसे उसे पहले से सब मालूम हो। वो हल्के से मुस्कुराई। देखा, आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया। इतना ड्रामा करने के बाद भी गिफ्ट देने दौड़ा आया। इसे ही कहते हैं पुश एंड पुल। यांग यूटिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका बेचैन दिल आखिरकार शांत हो गया। हाँ, गुओ शिंगचेंग उसे इतना पसंद करता है, वो उसे बर्थडे गिफ्ट दिए बिना कैसे रह सकता था। अगली सुबह देर शरद ऋतु। कल रात अचानक तेज बारिश हुई थी। मौसम एकदम ठंडा हो गया। स्टूडेंट्स ने एक एक करके मोटे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। यांग यूटिंग बहुत कम स्कार्फ पहनती थी, इसलिए आज उसे देखकर कई लड़कियों के दिल धड़क उठे। उसकी शक्ल पहले ही बेहद खूबसूरत और बेदाग थी, ठंडी और दूर रहने वाली, सफेद चमड़ी, और जब उसने वो हल्का भूरा स्कार्फ पहना तो वो और भी शाही लग रही थी। किसी ने उसकी तस्वीरें पहले ही फोरम पर डाल दी थीं। ओह माय गॉड, कोई स्कार्फ पहनकर इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है? क्या यह पहली बार है जब देवी यांग स्कार्फ पहनकर स्कूल आई है? जैसा सोचा था, सुंदर लोग बोरी पहन लें तो भी अच्छे लगते हैं। उसी समय एक लड़का वहीं खड़ा अपने फोन की स्क्रीन घूर रहा था, अविश्वास से अपनी आंखें मलते हुए। उसके पास खड़ा लड़का चौंक पड़ा। होली क्रैप, ये वही स्कार्फ नहीं है जो तुमने पहले यांग यूटिंग को दिया था? उस लड़के ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मेरा ख्याल है उस समय मैं उस पर नाम लिखना भूल गया था। 9.9 युआन वाला फ्री शिपिंग आइटम था, बस यूं ही डाल दिया था। सोचा था वो तो इसे जरूर फेंक देगी। शायद अमीर लोग महंगी चीजों के इतने आदी होते हैं कि, और सस्ता सामान ट्राई करना चाहता था, जैसी बातें मन में सोचने लगे। उसी समय यांग यूटिंग के आसपास खड़ी लड़कियों की आंखों में हल्का सा कांपना साफ दिख रहा था। सबके चेहरे पर अविश्वास था। वो वहीं जड़ होकर खड़ी थीं, जैसे किसी ने उन्हें रोक दिया हो। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यांग यूटिंग सच में गुओ शिंगचेंग का दिया हुआ स्कार्फ पहन लेगी। क्या वो पागल है? ये तो पहली नजर में ही नकली और बेकार चीज लगती है। 9.9 युआन वाला फ्री शिपिंग आइटम है ना? इसे तो कोई कपड़े का टुकड़ा समझकर भी फेंक दे। वे मन में सोचती रहीं, लेकिन जैसे ही यांग यूटिंग की ठंडी नजर पड़ी, सब तुरंत चुप हो गई। कोई एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सका। सोंग शिन्युए चुपचाप अपनी मुट्ठी भींचे खड़ी थी। उसकी नजर अनजाने में दरवाजे के बाहर एक जाने पहचाने साए पर पड़ी। उसकी आंखें अचानक चमक उठी। उसने जानबूझकर आवाज ऊंची कर दी, हाय सिस यूटिंग, गुओ शिंगचेंग ने जो स्कार्फ दिया है वो सच में अच्छा है। पता नहीं उसने इसमें कितना सोच समझ कर दिया होगा, खासकर तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें खुश करने के लिए। यांग यूटिंग ने ठंडी नजर उठाई, जैसे उसे वही बात सुनाई दी हो जो वो सुनना चाहती थी। उसने बस शांत होकर हल्का सा सिर हिलाया। उसी पल बाहर गलियारे में सू छिंग्यू के कदम रुक गए। वो वहीं खड़ी रह गई, चुप, बिना कुछ बोले। उसकी उंगलियां कसकर भींच गईं। उसके सीने में उठती हुई कड़वाहट को वो दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन असफल रही। बाहर बारिश अचानक और तेज हो गई। पूरा कैंपस बारिश की मोटी परत में डूब गया। ठंडी बूंदें गिरकर जैसे दिल में उतर रही थीं। सू छिंग्यू को ये सब नया नहीं था। वो जानती थी कि गुओ शिंगचेंग और यांग यूटिंग का रिश्ता कैसा था। वो जानती थी कि वो कितना पीछा करता था। वो जानती थी कि वो हमेशा यांग यूटिंग को देखता रहता था, पढ़ाई में मदद करता था और गिफ्ट देता था। वो सब जानती थी बहुत अच्छे से, लेकिन सिर्फ जान लेने से क्या होता है? उसके पास न सवाल करने का हक था, न ईर्ष्या करने का। वो धीरे धीरे सिर झुकाकर वहां से जाने लगी। फिर उसे वो पुरानी बारिश वाली याद आई, जब मैंने कहा था मुझे यांग यूटिंग में अब कोई दिलचस्पी नहीं है। सू छिंग्यू ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। उसके स्वभाव से वो अब यांग यूटिंग को कुछ नहीं देगा। यहां कोई गलतफहमी होगी, मुझे बस साफ पूछ लेना चाहिए, क्योंकि मैं उसे समझती हूं। बाहर बारिश लगातार पड़ रही थी। पूरा माहौल धुंधला और नम हो चुका था।